नमस्कार क्लास, मैं मनु चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब की। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक के अंदर हम चैप्टर 8 तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज हम बिगुल बजाने जा रहे हैं। किसका बिगुल बजा रहे हो सर? आज हम बिगुल बजाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है। इसकी बड़े ही जोश, जुनून और जज्बे के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं जैसे बाकी चैप्टर को हमने यूं अंगुलियों पे कर लिया था ना। यानी बड़ी मस्ती के साथ, बड़े ही शानदार तरीके से एक एक चीज को समझते हुए, एक एक पॉइंट को समझते हुए हम पढ़ेंगे। लेकिन एक खास बात बता दूं आपको मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों, खास बात क्या है? खास बात यह है कि पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा है उस चैप्टर से पूरी तरह से ये इंटरलिंक है। और जब उस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा था तो बार बार मैं यही चिल्ला रहा था ना कि अगला चैप्टर पूरा ही इसी तरह से इसी पे टिका हुआ है, यानी उसका बेस जो है पिछला चैप्टर है। फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा, उससे भी मैं वादा करता हूँ उसको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसने पिछला पढ़ा है उसको और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए चिंता तो किसी को नहीं करना है और शानदार तरीके से, मस्त तरीके से आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। पहला लेक्चर बड़ा ही मस्त है और चैप्टर को समझने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी जो लेक्चर आने वाले वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके 10 लेक्चर आप लास्ट मानो, आपका सिलेबस होने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है ना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 9 है, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ऐसा आज क्या पढ़ने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे? इस पूरे चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बातें करेंगे, यानी विदेशों की बातें करेंगे अपन, है ना। कि वहां से जर्मनी से ये लेकर आ रहे हैं, जापान से ये लेकर आ रहे हैं, होलुलुलु से ये लेके आ रहे हैं, कोलुलुलु से ये लेके आ रहे हैं ना। किस देश से हम क्या लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, कितना उसको दे रहे हैं, आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ भारत कितना आयात करता है, मतलब आयात मतलब आया, निर्यात मतलब गया, भेजा जा रहा है। भारत का आयात और निर्यात देखेंगे और व्यापार की दिशा देखेंगे। मतलब व्यापार की दिशा देखेंगे का मतलब है कि व्यापार जिस तरफ आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात ज्यादा हो रहा है, तो व्यापार पर और देश पर क्या फर्क पड़ता है, वो कहलाती है व्यापार दिशा। तो तीनों चीजें तो आपको समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। बाकी तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, यही टॉपिक पढ़ा दूंगा तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल बिजनेस होता है और इसके अंदर देश में आना जाना, आवागमन और माल का इधर उधर आना जाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अभी देखेंगे हम इसका अर्थ। आयात निर्यात और भारत, व्यापार की दिशा। समुद्री पतन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समुद्री पतन कौन रखते हैं? समुद्री पतन। क्या होता है समुद्री पतन? जानते हो आप? समुद्री पतन होता है समुद्र के तट पर बंदरगाह या पोताश्री। मैंने अर्थ बताया इसका कई बार। जो बच्चे जानते हो वो सोचते सर एक ही अर्थ को बार बार क्या बताते हो, लेकिन मुझे अपने जो प्यारे प्यारे साथी और जुड़ रहे हैं उनका भी तो देखना पड़ता है। वो अभी भी जुड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं है। वो बंदरगाह को समझ रहे हैं कि ढेर सारे बंदर बैठे है ना, मंकी बैठे, वहां पे बंदर ही बंदर, छोटे बच्चे डरते हैं मंकी से, है ना, तो मंकी बैठे। वो नहीं होता है बंदरगाह। बंदरगाह वो होता है जहां नाव रुकती है। जैसे रेलवे स्टेशन रेल रुकती है, बस स्टैंड पे बस रुकती है, टेम्पो स्टैंड पे टेम्पो रुकता है, वैसे ही नाव स्टैंड नहीं होता है, उसको बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदरगाह। ये नाम क्यों रखा? कंफ्यूज करने के लिए। होते ही नहीं हम कंफ्यूज, है ना। इसको पोताश्रय भी कहते हैं क्योंकि नाव को कहते हैं पोत। आश्रय का मतलब होता है घर या स्थान या जगह जहां निवास करेगी या रुकेगी नाव। तो पोताश्रय मतलब नाव के रुकने का स्थान पोताश्रय होता है। वो बंदरगाह भी हो सकता है। इसे पतन भी कहा जाता है, मतलब वो स्थान जहां नावें रुकती है। तो पतन कहूं, चाहे पोताश्रय कहूं, चाहे बंदरगाह कहूं, बात वो की वही है कि नाव रुक रही है। समुद्री पतन उसे कहेंगे जहां नाव रुक रही है। हवाई अड्डे पढ़ेंगे। हवाई अड्डे में आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम पिछले चैप्टर में हवाई अड्डे सारे पढ़ चुके हैं। 27 के 27, 13 बड़े और 185 छोटे हवाई अड्डे गौण थे और उनको हमने पिछले ही लेक्चर के साथ, पिछले ही चैप्टर के साथ पूरे किए। लास्ट लेक्चर ही हवाई अड्डों का था, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बंदरगाह नहीं कराए थे, सिर्फ
परिभाषाएं बताई थी बंदरगाह क्या होता है, तो इसके अंदर हम बंदरगाह पढ़ेंगे, कौन कौन से, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, ये सारे बंदरगाह इसमें हम पढ़ लेंगे। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि परिवहन से ही तो व्यापार चलता है। परिवहन से क्या चलता है? व्यापार चलता है, तो पूरा इस पे टिका हुआ है। ठीक है ना। अब ज्यादा समय गवाए बगैर हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, सबसे पहले क्या देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, आंतरिक व्यापार क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है, क्या कारण है इसका, देखेंगे अभी, है ना। तो शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। किसको शुरू कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो सुनो, सबसे पहली बात यहां पे मैं लिख रहा हूं, दो या, सिंपल भाषा में लिख रहा हूं मैं ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम अंतरराष्ट्रीय, क्या कहते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मतलब ये दो देशों के बीच होगा, चाहे भारत और चीन के बीच जैसे व्यापार होता ही है, भारत और चीन के बीच, उसे हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के अंदर जब व्यापार हो रहा है, देश के अंदर, जिसे हम घरेलू भी कह सकते हैं, देश के अंदर या घरेलू स्तर, किस स्तर पर? घरेलू स्तर पर, जैसे मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आपसे कुछ ले रहा हूं, वो घरेलू स्तर हो गया। देश के अंदर या घरेलू स्तर पर होने वाला व्यापार, होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आंतरिक व्यापार कहलाता है। आंतरिक व्यापार कहलाता है, यानी देश के अंदर या घरेलू स्तर पर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। भाई सीधी सी बात है, दो देशों में व्यापार हो रहा है, भारत और चीन के बीच व्यापार हो रहा है, भारत और नेपाल के बीच व्यापार हो रहा है, इराक ईरान से हम तेल ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, खनिज तेल ले रहे हैं, तो इराक ईरान के बीच और भारत के बीच हो रहा है। चाइना से हम खिलौना ले रहे हैं और भी अच्छी अच्छी चीजें ले रहे हैं, रूस से हम मशीनें ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तोपें ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बड़े बड़े हथियार ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं। तो जो व्यापार होता है उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंपल, क्योंकि पहली स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बेस तैयार करने के लिए चैप्टर का। किसका? बेस। तो आराम से इसको समझो आप। देश के अंदर, जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है, सांसद से मैं कुछ ले लेता हूं, उनको वापस, वो उनको जो चाहिए वो मेरे से ले लेते हैं, आदान प्रदान होता रहता है, इकोनॉमी, पैसा इधर उधर चलता रहता है, तो वो होता है आंतरिक व्यापार। क्या होता है? आंतरिक व्यापार। अब देखिए आयात और निर्यात, आयात और निर्यात ये क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है इसे, आयात और निर्यात। इसको समझते हैं। देखिएगा, आयात का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बता दूं आपको, या फिर वही किताबी लैंग्वेज? नहीं सर, सिंपल बताओ, है ना। देखो, आयात का मतलब होता है आया, मतलब अपने देश में कुछ भी आया मतलब आयात है। इसका सही अर्थ लिखेंगे तो हम लिखेंगे किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु का आना या खरीदना, किसी भी वस्तु का खरीदना आयात है भाई, आयात है।
किसी भी वस्तु का खरीदना क्या है? आयात है, बहुत सिंपल। निर्यात मतलब गया, निर्यात मतलब गया, सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, है ना। निर्यात मतलब गया, इसका मतलब क्या है? किसी भी वस्तु को बेचना क्या कहलाता है बताओ? निर्यात कहलाता है, निर्यात है, ठीक है ना। किताबी लैंग्वेज तो हम देखेंगे, लिखना कैसे ये तो हमने समझने के लिए लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है ये तो हम यहां समझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये है, और आंतरिक व्यापार क्या है ये हम यहां समझ रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज को खरीदना और बेचना, आयात और निर्यात की ये परिभाषा हम समझ चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उससे गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे कि जैसे मुझे निपुणता है, मान लो मैं मटकी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मान लो, है ना, कुमार नहीं हूँ हालांकि मैं मटकी बहुत अच्छी बनाता हूँ और मेरी मटकी जो है फेमस है पूरी दुनिया में, तो मुझे इस काम में महारत हासिल हो रखी है, मैं अच्छे से कर लेता हूं इस काम को, तो दुनिया को इसका लाभ मिल जाएगा। अब जिसको मटकी बनाना ही नहीं आता वो कहे हम मटकी खुद ही बनाएंगे, तो फिर आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन बनाना नहीं आता उसको, फिर भी वो बना रहा है और काम चला रहा है, तो इस मटकी का लाभ जो मैं बना रहा हूं मिल पाएगा क्या? इसलिए जिसमें गुण और निपुणता होती है उसका लाभ पूरी दुनिया को मिल पाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वसुदेव कुटुंबकम की धारणा, वसु यानी पृथ्वी, जैसे भारत रखता है वसुदेव कुटुंबकम की धारणा, वसु यानी पृथ्वी, देव, वसुदेव, कुटुंब यानी परिवार, वसु यानी पृथ्वी, कुटुंब यानी परिवार, सारी दुनिया हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंब। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर क्या बोल रहे हो ब्राह्मणों की तरह? यानी कि सारी दुनिया का कल्याण और हमारा भी कल्याण हो। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम भी खुश रहे, हम भी सुखी रहे और दुनिया भी सुखी रहे, ऐसी धारणा रखते हैं भारत के लोग। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हर देश के बीच में सद्भाव बढ़ता है, वैश्वीकरण होता है, उदारीकरण की नीतियां होती है, ढेर सारी चीजें जो है देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अन्य अलग अलग देशों में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे से देश से लोग आते हैं जाते हैं, व्यापार होता रहता है। फिर आप कहेंगे सर चीन से फिर अपना प्रेम क्यों नहीं है? उससे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छे लेवल का चलता है हमारा, है ना। तो कहीं ना कहीं अपवाद होता है, थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं है हमारा उससे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उससे बहुत अधिक मात्रा में होता है। कहते हैं कि भारत अगर चीन से सब कुछ लेना बंद कर दे तो चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा मुश्किल है। हम जो है हमारे चाइना के मोबाइल से मैसेज करते हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, कितनी बड़ी विडंबना की बात है बताओ आप। चाइना का बहिष्कार करो, ऐसा आपने सुना होगा। वो टाइप किससे कर रहा है? चाइना के मोबाइल से, आप देख लो। तो ऐसी चीजें कर पाना मुश्किल है, फिर भी करना चाहिए। भारत की स्वदेशी वस्तुएं अपनानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी जगह रखता है, हमें पढ़ना पड़ता है, ये अलग चीज है, लेकिन आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए मेक इंडिया प्रोजेक्ट चलाया गया वर्तमान में, जो भारत में स्वदेशी चीजें बनाता है। हम दूसरों के चंद्रयान प्लान को देखते रहते और भारत का कभी नहीं चलाते, तो क्या भारत तरक्की कर पाता? इसलिए आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है, लेकिन इन चीजों को पढ़ना भी जरूरी है। आई बात यहां तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यहां तक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ वो एक सिंपल तरीके से हमने पढ़ लिया। अब और देख लीजिए, एक ही देश के विभिन्न क्षेत्र, एक ही देश के, किस देश के? एक ही देश के। जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्र, जैसे गोवा, जैसे कानपुर, गोवा की राजधानी जो पणजी है वहां से किसी और अन्य स्थान पर कोई माल जा रहा है, कहीं से कहीं का भी जा सकता है। जयपुर से पटना जा रहा है, पटना से बिहार के मेन लोकेशन पे जा रहा है ना, मथुरा से आगरा जा रहा है। तो एक ही देश के विभिन्न स्थान हो गए, क्षेत्र हो गए, स्थान हो गए, और प्रदेशों के बीच, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से बिहार, बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, एक ही देश के राज्यों में अलग अलग व्यापार हो रहा है। तो एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों या प्रदेशों के बीच होने वाला व्यापार घरेलू या आंतरिक व्यापार कहलाता है। ये घरेलू कैसा हुआ? क्योंकि अपना देश अपना घर, कितनी अच्छी बात है ना, अपना देश अपना घर, यानी घरेलू रूप से कार्य कर रहा है, आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो घरेलू और आंतरिक इसे कहा जाता है। बाकी आप समझ ही चुके हैं कि इंटरनल हो रहा है पूरी तरह से ही, आंतरिक रूप से होता है, अंदर ही अंदर देश में गतिविधियां होती रहती है। मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, वो मुझे कुछ बेच रहा है, मैं उसको कुछ बेच रहा हूं, उससे मैं ले रहा हूं, उसको मैं दे रहा हूं, सारी चीजें इसके अंदर हमारे आ जाती है। इसके विपरीत दो या अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है।
क्या कहलाता है? किसी को बताना मत। क्या कहलाता है? अरे सबको बताना है। दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इसे विदेशी व्यापार भी कह देते हैं कुछ लोग, है ना। क्या कह देते हैं? विदेशी व्यापार। कि साहब विदेशों को माल जो है यहाँ आता है और यहाँ से विदेशों में माल जाता है तो विदेशी व्यापार हो जाता है। क्यों? अशोक देवासी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राधा मंडल, अशोक देवासी, पूजा चौधरी, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन मुझे पता कैसे चलता है आप अच्छे पढ़ने वाले? कमेंट से। वहीं तो पता चलता है कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो कमेंट किया करें क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। देखो ये डॉलर से आदान प्रदान हो रहा है। आप सोच रहे हो ये क्या कागज दे रहा है? ये डॉलर होता है। कौन सा कागज है ये? डॉलर, है ना। यहाँ रुपया दिखा देना चाहिए था, ये सिक्का मान लो इसको, है ना। तो ये अमेरिका का डॉलर है, ये सिक्का है, आदान प्रदान हो रहा है ना। मुद्रा का अलग अलग देशों की मुद्रा का इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा होता है। आगे बढ़े। अन्य शब्दों में, दूसरे शब्दों में बात करते हैं, ठीक है ना। पहले शब्द मैंने सिंपल बताए, दूसरे किताबी लैंग्वेज की तरह। अब एक व्यक्ति भी आएगा जो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पहचान बताएगा, ठीक है ना। अन्य शब्दों में जब वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय दो भिन्न देशों के मध्य जल, थल तथा वायु मार्गों द्वारा होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कितना लंबा किया है ना इसने। मतलब इसने काजल, टिक्की, लिपस्टिक विपिस्टिक जो भी होती है ना, जो आप सब जानते हैं ना, वो सब पूरा जो मेकअप का किट होता है पूरा इसके चिपका दिया इसने। देखो मतलब बात वही है, वस्तु जा रही है, कोई भी चीज उस देश में जा रही है, उससे आ रही है। मतलब किसी भी वस्तु का आदान प्रदान जो होता है वो परिवहन के माध्यम से होता है। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये एक व्यापार है। किसी चीज को हम देते हैं किसी देश को और वहां से कुछ लेते हैं तो परिवहन के माध्यम से व्यापार होता है। और परिवहन और व्यापार तर्तीक व्यवसाय थे, सेवा सेक्टर में थे। किसमें थे? सेवा। व्यापारी सेवा में आ रहा है तो ये सेवा सेक्टर। तो ये तो आप पढ़ रखे हैं ना अपने मानव भूगोल में। तो वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो आयात निर्यात की बात आ रही है ना, ठीक है ना। दो भिन्न देशों के मध्य, दो अलग अलग देशों के मध्य, चाहे जल के माध्यम से हो रहा हो, चाहे थल के माध्यम से हो रहा हो, चाहे वायु के। अभी आप कहोगे सर ये क्या है? तो मैं पिछले चैप्टर में चिल्ला रहा था ना कि ये इंटरलिंक है, वो यही बात है। क्या है? जल यानी जल परिवहन के माध्यम से। थल मतलब स्थल, रेल, बस, पाइपलाइन, वो सब आ जाते हैं। वायु मतलब एरोप्लेन्स, तीनों के माध्यम से होता है आयात निर्यात। ये तो है नहीं कि उधर से फूंक मारी और इधर से जो है वस्तु भारत में पहुंच गई, यहाँ से फूंक मारा और सीधी चीज इंग्लैंड में पहुंच गई। ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता है ना। तो कई मार्गों से होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। जैसे अगर भारत इंग्लैंड के साथ व्यापार करे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। जरूरी नहीं है चीन के साथ का उदाहरण ले लो, पाकिस्तान के साथ, गलत है। नहीं, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करना। पता चले कि वहां से मंगाया तो कुछ और था, आया कुछ और था, खोला जैसे ही बम ब्लास्ट। भरोसा नहीं करते साहब पाकिस्तान से, है ना, ठीक है। तो व्यापार कर सकते हैं किसी भी देश से, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, फेडरिक लिस्ट कहते हैं कि साहब आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह रहे हैं दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ठीक है, मैंने मान लिया। दो देशों के बीच क्रय विक्रय होता है, मैंने मान लिया। दो देशों के बीच आयात निर्यात होता है, मैंने ये भी मान लिया। वायु जल थल के माध्यम से होता है, मैंने ये भी मान लिया। लेकिन इस लिस्ट में मुझे भी ऐड करो, इसलिए इसका नाम क्या है? फेडरिक लिस्ट। पहले मुझे लगा ये फेडरिक रेडजेल तो नहीं है जो मानव भूगोल में था, जो बताता है मानव भूगोल मानव संबंधों, धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। बहुत अच्छी बात बताता है, वो परिभाषाएं हमने देखी। लेकिन इसका नाम है फेडरिक लिस्ट। मैंने कहा साहब आ जाओ, आपको भी लिस्ट में डाल लेते हैं। आइए, आपका स्वागत है। ये मैं हूं और ये तो डॉलर है, पर इसको अपन मान लेते हैं फेडरिक लिस्ट। क्या मान लेते हैं इसको? फेडरिक लिस्ट। अपन कुछ भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे पढ़ रहे हैं, सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, है ना। फेडरिक लिस्ट क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखो, घरेलू व्यापार हम लोगों के बीच होता है। ये तो हम पहले ही जानते थे, लेकिन इसको लिस्ट में आना है। ये क्या कह रहा है? घर के अंदर जो व्यापार होता है, घर मतलब देश को घर कहा गया है, देश के अंदर जो व्यापार होता है वो कैसा है? घरेलू व्यापार है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके बीच होता है, उनके बीच। ये उनके लिए जो मतलब एक नई नई बहू होती है और जेठ और ससुर के सामने नाम नहीं लेती है पति का, वो कहती है वो वहां गए हैं, ऐसे इशारा कर देती, उनके बीच पति का नाम नहीं लेती, वो नहीं लेती है ना। तो ये भी नाम नहीं ले रहा, पता नहीं इनको क्या बीमारी है फेडरिक लिस्ट को। ये कह रहे हैं हमारे और उनके बीच,
मतलब इनका अर्थ यह है कि हमारे और उनके मतलब बहुत दूर की बात बता रहा है। और देश दूर दूर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हमारे और उनकी बात बता रहा है, ठीक है ना। हमारे और उनके का मतलब है हमारे देश और उस देश के बीच, ठीक है ना, समझे, ठीक है ना। ये रफ हेडिंग लिस्ट समझ गए। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ ही लाभ है, नुकसान एक भी याद नहीं करना है ना। हर चीज के साइंट रीजन होते हैं, साइंटिफिक कारण भी होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ महत्व समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ समझ रहे हैं कि लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का श्रम विभाजन होना चाहिए और विशिष्टीकरण हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। देखो अब इसको समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक श्रम विभाजन के कारण कुल विश्व उत्पादन अधिकतम किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक देश उन्हीं वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें उसे अधिकतम योग्यता और कुशलता प्राप्त होती है। मतलब ध्यान से समझना, पहले पॉइंट को बिल्कुल मौखिक रूप से समझना। ये तो किताबी लैंग्वेज है जो आपको लिख के आनी है, और ये जब लिख पाते हैं जब हमें सिंपल समझ में आ रखा होता है। तो सिंपल सोबर तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाओ। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, ये मैंने लेक्चर शुरू करते ही आपको बताया था कि कोई व्यक्ति किसी चीज में निपुणता रखता है, कि जैसे मैं मटकी बनाता हूं तो मेरी मटकी का लाभ पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, इसका मुझे क्या है? विशिष्टीकरण है, इसका मुझे नॉलेज है। दूसरा, श्रम का विभाजन हो गया, मेहनत का विभाजन हो गया कि मटकी सिर्फ मोनू ही बनाएगा, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। तो मटकी का विशिष्टीकरण हो गया। जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे अशोक देवासी है, राधा मंडल है, पूजा है, ये कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो और देशों में जाता है तो वहां इनको ख्याति मिलती है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो इस चीज को बनाने में निपुण है, दूसरा देश इसे नहीं बना सकता। तो श्रम का विभाजन हो जाता है, मेहनत का विभाजन हो जाता है, और विशिष्टीकरण महारत हासिल कर लेते हैं हम, विशिष्ट स्थान और लेवल इसमें हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक देश उन्हीं वस्तु का उत्पादन करता है, यानी जो देश है उन्हीं वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें उसे अधिक योग्यता और कुशलता है। यानी प्रत्येक देश उसी वस्तु को बनाएगा जिसमें उसे विशिष्ट महारत हासिल हो रखी है, वो उस चीज को बनाना जानता है, वो इस चीज को बेचना जानता है, वो इस चीज से हर व्यक्ति की संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब श्रम का विभाजन हो गया है और उसने उस वस्तु में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। इसको आप पहले एक देश से मत समझो, पहले एक व्यक्ति से समझो। जैसे कि ये एक बोतल है, इसको बनाना मुझे आता है, मैं पूरी दुनिया में ये बोतल बेच रहा हूं, मुझे इसमें विशिष्टीकरण हासिल हो चुका है, दूसरे देशों को ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब श्रम का विभाजन हो चुका है। पहला लाभ हो गया, क्या हो गया? उस देश को तो लाभ हो ही गया और दुनिया को वो वस्तु मिल रही है इसलिए लाभ हो गया। तो ये पहला लाभ समझ में आ गया। इसके अलावा इसी के अंदर इसके फलस्वरूप उत्पादन की अनुकूलता दशाएं प्राप्त हो जाती है और उत्पादन अधिकतम होता है। तो वो व्यक्ति और ज्यादा उत्पादन करेगा तो वहां के देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वो देश सबसे तरक्की करेगा। इसलिए हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, जब भी तो दुनिया को कुछ दे पाएगा। पहले आत्मनिर्भर बना जाता है और फिर दुनिया को कुछ दिया जाता है। तो पहला पॉइंट बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आगे देखिए। साधनों का पूर्ण उपयोग, जो भी साधन है उनका पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। साधनों का पूर्ण उपयोग मतलब जो किसी देश के पास जो भी साधन है, देखो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इस देश का इसमें आ रहा है, इसका, यानी ये पूरी पृथ्वी बनाई हुई है, वैसे तो ग्लोब है, इधर उधर आदान प्रदान चलता रहता है दुनिया में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश में सिर्फ उन्हीं उद्योगों धंधों की स्थापना की जाती है जिनके लिए जरूरी साधन देश में उपलब्ध होते हैं। जैसे भारत गन्ने से चीनी बनाने में एक्सपर्ट है, तो भारत में गन्ने के उद्योग ही लगाए जाएंगे ताकि दुनिया को चीनी बना बना के हम चाय पिलाने की आदत डाल सके जो अंग्रेज हम में डाल गए। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? यानी निपुणता होनी चाहिए किसी चीज के पास। किसी जैसे कि चाइना के मोबाइल जब भारत में आए तो भारत मोबाइल बनाना नहीं जानता था उस समय इतना अधिक, तो चाइना के मोबाइल ने, चाइना मतलब चीन के मोबाइलों ने पूरे विश्व में तेल का मचा दिया। जहां जाए वह चीन के मोबाइल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने विशिष्टीकरण हासिल कर लिया उस चीज में, हर देश उससे लेना पसंद कर रहा था। श्रम का विभाजन हो गया, मतलब मेहनत सारी उसके हिस्से में, सब कुछ वही करेगा मोबाइल के मामले में। श्रम विभाजन हो गया, विशिष्टीकरण हो गया और साधनों का पूर्ण उपयोग हो गया। वो जितना बना रहा है उतना बेचे ही जा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ उन्हीं उद्योगों को वहां स्थापित किया जाएगा, वही उद्योग लगेगा मोबाइल वाला, क्योंकि पूरी दुनिया में बिक रहे थे उसके मोबाइल, ठीक है ना। फिर सारे देश बनाने लग गए तो चौपट हो गया। लेकिन आज भी देखेंगे आप 10 में से 7 के पास चाइना का मोबाइल है, ठीक है ना।
अपने स्वदेशी मोबाइल तो बहुत कम चलते हैं, जिनके लिए जरूरी साधन देश में उपलब्ध होते हैं। इससे देश में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। जो देश ज्यादा निर्यात करता है उसका ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जो हमेशा खरीदता ही रहता है। आप इसको घरेलू टर्म से समझ लो। आप जैसे कि मान लो एक घर है जिसमें कुछ भी घर में नहीं बना जाता, खाना भी बाहर से ऑर्डर होता है, खाना भी बाहर से आता है, चाय भी बाहर से आती है, सब कुछ बाहर से आता है, खुद घर में कुछ नहीं करते, सब पड़े रहते हैं ना। तो बताओ उस घर का इकोनॉमी स्तर धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य, इकोनॉमी स्तर, सारी चीजें गिर जाएगी। इसलिए हमेशा जो चीज बेचा करते हैं उन्हीं को फायदा होते हैं, जो हमेशा खरीदा करते हैं उनको फायदा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लंबी कहानी है, ठीक है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सर आप खुद ही कहते तो आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मैं देख लूंगा यार बच्चों को समझ में नहीं आता है, फिर और डिटेल से और लंबे लंबे चैप्टर लेके आएंगे हम, ठीक है ना। आगे देखिए, उत्पादन कुशलता में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र स्पष्ट बढ़कर संपूर्ण विश्व हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है, उसमें जो व्यापार होता है ना वो आपस में टकराता रहता है, कंपटीशन छिड़ा रहता है कि मैं ज्यादा कर लूं, मैं ज्यादा कर लूं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। उत्पादन कुशलता में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि मान लो एक देश मोबाइल बना रहा है तो दूसरा भी सोचेगा मैं भी बनाऊं यार, इसमें फायदा है। तो इसमें उत्पादन में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? दूसरा कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग कुशलता हासिल करेंगे। कुशलता का मतलब होता है योग्यता हासिल करना किसी चीज को बनाने की, ठीक है ना। विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व में प्रतियोगिता में सिर्फ वही उद्योग जीवित रहते हैं जिनके उत्पादन के किस्म ऊंचे तथा कीमत कम होती है। मतलब कंपटीशन आएगा। जैसे मान लो चाइना मोबाइल बना रहा है, भारत भी बनाने लग गया, चाइना बेच रहा है पूरी दुनिया को, वैसे भारत भी बेचने लग गया। धीरे धीरे नेपाल ने कहा यार मैं भी तो पास में बैठा हूं, उसने बनाने शुरू कर दिए। तो चिंगू मिंगू यानी चीन वाले अगर 100,000 रुपए का मोबाइल बेच रहे, अचानक से नेपाल ने कहा मैं 700 में दे रहा हूँ ये चीज। भारत वालों ने कहा ठीक है भाई, हमारे तो यहाँ प्लास्टिक बहुत पड़ी है, हम 600 में ही दे रहे हैं। दे रहे कि नहीं दे रहे? तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ प्रतियोगिता, विश्व लेवल पर जो प्रतियोगिता है उसमें वही उद्योग जीवित रहेंगे जिनके उत्पादन की किस्म ऊंची होगी, अच्छी होगी और कीमत कम होगी, जिनकी क्वालिटी भी होगी और कीमत भी अच्छी होगी। नेपाल ने कहा मैं 500 में दे दूंगा, अब अगर भारत 600 में दे रहा है। चीन ने कहा मैं 400 में दे दूंगा और चीन का मोबाइल चला ही नहीं। तो बताओ उसने कीमत तो कम कर दी लेकिन उसकी किस्म क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो क्या चलेगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखो, पहले पॉइंट से शुरू कर रहा हूं, वापिस रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम का विभाजन हो जाता है, जिसमें कुशलता होती है वो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे परस्पर जो है वो कुशलता यानी कि टेक्नोलॉजी लाने का, ज्ञान लाने का और चीजें बनाने का हर देश को मन होता है। कुशलता उत्पादित होती है। क्या उत्पादित होती है? उत्पादन कुशलता धीरे धीरे बढ़ती है, लिखा हुआ है। उत्पादन कुशलता जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और कीमत कम होगी उसका व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे चल जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अतः हर देश अपने उद्योग धंधों को जीवित रखने तथा उनका विस्तार करने हेतु कुशलतम उत्पादन को अपनाता है। यानी हर देश जो है अपने धंधे को जीवित रखने तथा उनका विस्तार करने के लिए कुशल नेतृत्व उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। मतलब हर देश चाहता है कि उसका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, इसलिए हर देश अच्छी अच्छी चीजें बनाने का प्रयास करता है। इससे देश की उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है। इससे देश की जो उत्पादन की जो तकनीकी है उसमें धीरे धीरे सुधार होने लग जाता है। हर देश का उत्पादन जो है एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। किस तक चला जाता है? नेक्स्ट लेवल तक। आगे देखिए, संकट काल में सहायता कैसे, समझिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कोई भी देश आर्थिक संकट का आसानी से सामना कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, जैसे मान लो भारत में अचानक से अकाल पड़ गया, नहीं भारत का उदाहरण नहीं लेंगे, पाकिस्तान में अचानक से अकाल पड़ गया, फिर अचानक से पाकिस्तान में फिर अकाल पड़ गया, फिर अचानक से पाकिस्तान में तीसरी बार अकाल पड़ गया। बताओ कटोरा लेके घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा भाई। अकाल किसी भी देश में पड़ेगा तो वो घूमेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो गतिविधियां ऐसी करती है इसलिए गुस्सा आता है सबको। अब वो घूमेगा कटोरा लेके, तो बताओ कटोरा लेके घूमने का अर्थ क्या है? यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल से अनाज मंगाएगा। अब संकट काल चल रहा है, अगर अकाल पड़ रहा है, चाहे किसी भी देश में अकाल पड़ रहा है, तो मान लो कि बुरा वक्त चल रहा है उसका और बुरे वक्त में वो कहीं ना कहीं कुछ लेगा तो वो अनाज लेता है, तो संकट काल के इस दौर को वो आसानी से निकाल लेगा। मतलब ऐसे बुरे समय में संकट की परिस्थितियों के अंदर हम देखें
तो मतलब किसी भी देश के पास अनाज की कमी पड़ गई, कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, जैसे भारत भी कई बार लेता है, भारत में पैसे खत्म हो गए, कम पड़ गए, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है। तो संकट काल में वो पैसे का लेन देन है, वो भी एक जो है उसको हम वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हैं। तो मतलब किसी भी चीज को खरीदा जाता है, उधार ले लिया जाता है, तो संकट काल में काम आता है कि नहीं आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? बिल्कुल आता है। इसलिए सारे देशों के झंडे यहाँ लगे हुए, ठीक है ना। भारत का झंडा किसको यहाँ दिख रहा है? ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये है, ठीक है ना, हो सकता है सारे देशों के झंडे यहाँ लगे हुए, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज्यादा काम में अगर आता है संकट काल में। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कुशलता बढ़ती है, श्रम का विभाजन हो जाता है, संकट काल में काम में आ जाता है, गुणवत्ता बढ़ती है, देशों में प्रेम बढ़ता है, इसके कई लाभ है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वे देश विदेशों से खाद्यान्न आयात करके अकाल का सामना कर सकता है। ये चीज मैं बता रहा था अभी आपको, ठीक है ना, कि भाई अकाल पड़ गया और किसी से अनाज ले लो, अपने पास होगा तो वापस दे देंगे, है ना, जिंदे रहे तो वापस दे देंगे, नहीं तो हुआ, ठीक है ना। तो हार्ड नहीं है ना ये चैप्टर, आगे देखिए भाई, कठिन तो नहीं है ना, सिंपल चैप्टर है बिल्कुल, है ना। रोजगार तथा आय में वृद्धि। अब आप कभी कभी ऐसे देखते हो यार ये इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसको काम में लो, मतलब आप सिंपल याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ, एक तो संकट में काम आता है, एक कोई देश यहाँ से मतलब कोई देश का व्यक्ति वहां से यहाँ बेचने कुछ आएगा तो प्रेम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यहाँ आएगा चाय पानी पिएगा, यहाँ के लोगों को देखेगा, ठीक है ना, और यहाँ के जो जूते हैं उनको देखेगा, इतने खतरनाक वाले जूते हैं, बोले भाई साहब आराम से व्यापार करना है, इससे कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाए, है ना। तो यहाँ की गतिविधियों को देख के जाता है। एक बार मतलब अपने गांव में जो गाय भैंस वगैरह होती है उसका जो गोबर होता है उसकी थेपड़ी बनाई जाती है। आप में सादे लोग जानते होंगे, राजस्थान वाले तो विशेषकर जानते हैं, और थेपड़ी तो हर जगह बनती है, नाम उसका अलग हो सकता है। तो थेपड़ी बना के अंग्रेज घूमने आया अजमेर में, अंग्रेज जैसे राजस्थान के अजमेर में घूमने आए तो वहाँ जो लोग रहते हैं, जो भी पशुपालन करते हैं, वो उस गोबर की थेपड़ी बना के दीवार पे चिपका देते हैं इस प्रकार से। तो अंग्रेज आते ही बोला यार कैसे तो बफेलो यानी भैंस, कैसे तो बफेलो वहां चढ़ी होगी, वहां जाके उसने गोबर किया और गोबर करने के बाद एक शेप बन गया अलग से, है ना, उसको पता नहीं था कि ये बना के लगाई गई है ना। तो ऐसा होता है, वो यहाँ आया जब इस कल्चर को समझा, वो क्यों आया? इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए। और अब तो हमने पर्यटन को भी उद्योग में डाल दिया, उससे भी तो पैसा आता है, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तरह ही है। इसे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण, अब रोजगार तथा आय की वृद्धि को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार मिलता है और पैसे में वृद्धि होती है। जैसे मान लो कि मार्कर में बना रहा हूं, विदेश में बेचूंगा तो कितना पैसा मिलेगा, सोचो, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना पैसा मिलता है, 10 गुना 8 गुना 5 गुना। तो क्या होगा, रोजगार और आय दोनों में वृद्धि होगी। रोजगार मिल गया, एक तो मैं मार्कर बना रहा हूं क्योंकि ये विदेश में जा रहा है। जैसे कुछ चीजें विदेशों में नहीं होती, वो भारत से जाती है, जैसे लोहा अधिकतर देशों को हम देते हैं, मसाला अधिकतर देशों को हम देते हैं, कपड़ा अधिकतर देशों को हम देते हैं। अधिकतर देश वैसे ही नंगे घूमता है, कपड़े की कमी है वहां पे, है ना। आप अंग्रेज आते हैं उनको देखते हैं, मतलब भारत लोहा कपड़ा और मसालों में हमेशा ही अग्रणी रहा है। आपने देखा कि केरल के कालीकट बंदरगाह में मई की उस चिलचिलाई धूप में 1498 में वास्को डिगामा जब भारत आया तो जाते समय कुछ काली मिर्च ले गया और वहां जाके उसने बेची तो 60 गुना मुनाफा हुआ उससे। मतलब जो काली मिर्च 1 रुपए की थी उसको 60 रुपए मिले, 60 गुना मुनाफा हुआ। तो भारत मसालों के लिए फेमस है ना। अब कोई व्यक्ति यहां से मसाला पैदा करता है खेत से, उसको क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। और इससे पूरे देश में क्या हो गई, आय की वृद्धि, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है। बाहर कोई चीज जाती है उसका पैसा आता है तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है, तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि हुई। अब इसमें क्या लिखा है ये देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु का उत्पादन सिर्फ घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नहीं होता, वरन विदेशों में बेचने हेतु वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इससे राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि के कारण लोक की आय बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु का उत्पादन सिर्फ घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नहीं होता है, मतलब कोई वस्तु बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने देश में काम में ले लिया और बाकी खत्म, नहीं, विदेशों को भी दिया जाता है कि भाई आप भी मजे लो इस चीज के। विदेश में बेचना तो वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण लोगों की आय बढ़ जाती है। लोगों की क्या बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है, लोगों का पैसा बढ़ जाता है। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण लोगों की आय बढ़ जाती है। ज्यादा उत्पादन के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, फलस्वरूप रोजगार स्तर में वृद्धि हो जाती है। ज्यादा उत्पादन के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है और फलस्वरूप रोजगार स्तर में वृद्धि हो जाती है। यानी परिणाम स्वरूप रोजगार का जो स्तर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब लोगों का रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। आगे देखिए,
एकाधिकार पर रोक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर रहेगा तो एकाधिकार पर रोक लग जाएगी। कैसे? देखिए, विदेशी व्यापार के कारण देश में एकाधिकार व्यवसाय पनप नहीं सकते क्योंकि उन्हें सदैव विदेशी प्रतियोगिताओं का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार विदेशी व्यापार के फलस्वरूप एकाधिकार की प्रवृत्ति को ठेस पहुंचती। जैसे कोई देश है और वो कहे कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये दूसरा नहीं कर सकता, तो दूसरा देश भी ऐसा कर सकता है और वो अन्य देशों को भी इसका फायदा पहुंचा सकता है। तो इसलिए लिखा गया है कि एकाधिकारों पर रोक लग जाएगी, कोई भी देश किसी चीज में एकाधिकार प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे सर एक तरफ तो आप कह रहे हो कुशलता प्राप्त करके श्रम का विभाजन कर देगा, एक आप कह रहे हो एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब, कुशलता का मतलब तो उसकी वस्तु का पूरी दुनिया को फायदा मिल रहा है, लेकिन एकाधिकार का मतलब है कि वो ऐसे ढाक नहीं जमा सकता, उस चीज को दूसरा देश भी तो डेवलप कर सकता है, इसलिए एकाधिकार भी नहीं जमा सकता, उसे सद्भाव और शांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करना होता है। उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता कौन? उपभोक्ता होता है खरीदने वाला, जिसको संतुष्टि मिलती है किसी भी चीज को खरीद कर, वो कहलाता है उपभोग। एक तो होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता, और एक होता है उपभोग। उपभोक्ता तो वो है जो वस्तु को खरीद रहा है और इस वस्तु से जो संतुष्टि मिली है वो कहलाता है उपभोग। जैसे मैं मान लो कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन कुछ खरीद रहा हूं, उपभोक्ता हुआ, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि कितनी मिली है वो उपभोग हुआ। ये इकोनॉमिक्स में आती है सारी चीजें, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं मनीष सर से उनको पता है इन सब चीजों का। प्रथम, उन्हें उपभोग के लिए अच्छी तथा सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं। द्वितीय, चयन का क्षेत्र बढ़ जाने से सार्वभौमिकता में वृद्धि होती है, अर्थात वे अपनी मनचाही वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। क्या कही है? उपभोक्ताओं को लाभ। जैसे मान लो मुझे मोबाइल खरीदना है, अब खाने वाली चीज की बात नहीं करते, मतलब जरूरी नहीं है खा के ही संतुष्टि मिले, मोबाइल चला के भी संतुष्टि मिलती है, तो मोबाइल का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए और मैं पिछले 5-6 साल से मान लो चाइना का मोबाइल चला रहा हूँ, चीन का मोबाइल चला रहा हूँ, चलाते चलाते थक गया, अब मैं परेशान हो गया, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं। फिर मुझे पता चला कि यार कोई जर्मनी, जापान का भी मोबाइल आता है और भी अन्य देशों के मोबाइल आते हैं, सैमसंग जैसे अच्छे मोबाइल आ रहे हैं, तो मैं चाइना का मोबाइल नहीं खरीद के सैमसंग खरीद लूंगा। सैमसंग से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं नोकिया खरीद लूंगा, नोकिया से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं आईफोन खरीद लूंगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? उपभोक्ता को लाभ मिल गया क्योंकि उसके सामने अलग अलग ऑप्शन है, किसी भी देश से जो आ रहा है मोबाइल उसको खरीद सकता है। इससे सबसे ज्यादा अगर वो चाइना के माल से संतुष्ट नहीं है, वो उपभोक्ता जो है उसको चाइना के मोबाइल से उपभोग यानी संतुष्टि नहीं मिली है, तो वो किसी अन्य देश का मोबाइल खरीद लेगा। तो इससे लाभ किसको हुआ? जो खरीदने वाला है उसको कहा गया उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? खरीदने वाले के लिए। किसके लिए? खरीदने वाले के लिए, खरीदने वाले के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ये 2 पॉइंट दिए गए। प्रथम, उन्हें उपभोग के लिए अच्छी तथा सस्ती वस्तु मिल जाती। दूसरा, अच्छी चाहिए, किसी को सस्ती चाहिए, मेरा मोबाइल महंगा पड़ रहा है, अगली बार मैं सस्ता लेना चाहता हूं तो खरीद सकते हैं। यानी ऑप्शन रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, मतलब ये चीज पसंद नहीं है, वो पसंद है, वो पसंद नहीं है, ये पसंद है, उसे खरीद सकते हैं। आगे समझ में आपकी बात। मूल्यों में समता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी राष्ट्रों में वस्तु के मूल्यों में समानता होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वस्तु का जो मूल्य होता है उसको समान रखना पड़ता है। जैसे भारतीय मोबाइल बना रहा है, पाकिस्तान में बना रहा है, नेपाल में बना रहा है, और हम सब मोबाइल अमेरिका को बेच रहे हैं। बहुत बड़ी अलग ही बात लगती है जब कोई चीज अमेरिका को बेचते हैं ना, क्योंकि वो तो सबको देता है सब कुछ, है ना। इसलिए मौलिक अधिकार जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो वहां से लिए गए। मतलब 3 चीजें देख रहे हैं हम। कितनी चीजें देख रहे हैं? मतलब 3 देशों को देख रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं तीनों ही। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल सेम है और भारत ने तो उसकी कीमत रख दी 800 रुपए, नेपाल ने रख दी 1600 रुपए और उसी मोबाइल की पाकिस्तान रख रहा है 2200 रुपए। किससे खरीदेंगे आप खुद ही बता दो और खुद ही सोच लो। इसलिए क्या है, मूल्यों में समता रखनी पड़ती है। समता का मतलब होता है समानता, समानता देखने को मिलती है मूल्यों में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी राष्ट्रों में वस्तुओं के मूल्यों में समानता होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका कारण यह है कि कम मूल्य वाले देश से ज्यादा मूल्य वाले देशों में वस्तु का निर्यात होने लगेगा, जिसे प्रथम प्रकार के देशों में मूल्य में वृद्धि और द्वितीय प्रकार के देशों में मूल्य में कमी होने लगेगी। मतलब इसमें क्या है, जो देश ज्यादा व्यापार कर रहा है और जो कीमत बहुत अच्छी रख रहा है उसकी कीमत धीरे धीरे उसको घटानी पड़ेगी, क्योंकि उसका व्यापार घट जाएगा। अगर वो नहीं घटाएगा तो अंत सभी देशों में मूल्य एक समान हो जाएंगे। सभी देशों में मूल्य क्या हो जाएंगे, मतलब उसको घटानी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा मूल्य रखेगा तो वस्तु बिकेगी नहीं।
ठीक है ना, यहां तक समझ गए आप। इससे आगे देखिए और भी अच्छी सी चीज, औद्योगिकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, औद्योगिकरण का अर्थ हम समझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के औद्योगिक विकास में भी सहायक होता है। उद्योगों के विकास हेतु जो साधन देश में उपलब्ध नहीं है उनका विदेशों में आयात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल विदेशों से आयात करता है। इसी तरह भारत में उत्पादित तकनीक का आयात करके औद्योगिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंग्लैंड अपने उद्योगों के लिए माल विदेशों से प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है औद्योगिकरण का? जैसे हम भारत में उद्योग लगाना चाह रहे हैं और हमारे पास मशीनें नहीं है, तो हम कहां से मंगाएंगे? विदेशों से। फिर हमारे जो यहाँ कच्चा माल होता है, जैसे कि हमारे पास तिल है, तिल तो जानते हैं सब लोग, तिल है, या हमारे पास कपास है, हम कपास से सूती वस्त्र बनाना चाहते हैं और तिल का तेल निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास मशीनें नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक चीज तो है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, तिल और कपास। अब हमें निकालना तेल और बनाना सूती वस्त्र है, तो हम क्या करेंगे? विदेशों से मशीनें मंगाएंगे। जैसे इंग्लैंड के पास तो कुछ भी नहीं, कच्चा माल यहां से जाता था भारत से। आपने देखा, हमने जब खनिज को और आधे चीजों को पढ़ा था, उद्योगों को जब पढ़ा था, तो अंग्रेजों की नीति भारत के प्रति सही नहीं थी, क्योंकि वो सारे माल को विदेश ले जाते, क्योंकि उनके पास मशीनें थी। लेकिन आज उनको कच्चा माल खरीदना पड़ रहा है। आज तो भारत गुलाम नहीं है ना, आज तो वो कुछ भी खरीदता है तो भारत को पैसे देने पड़ते हैं, जब जाके वो वस्तु को खरीद पाते हैं। तो औद्योगिकरण का ये लाभ है कि जिसके पास जो कुछ नहीं है वो किसी देश से भी खरीद सकता है। ये औद्योगिकरण में लाभ है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो ये था हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का, और बहुत ही शानदार तरीके से उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लर्न शेयर के आर्ट्स के चैनल से आपको पक्का जुड़ना है। जो चीज समझ में नहीं आए वो आपको पूछना है, वहां क्लासों की अपडेट मिलती रहती है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमजोर विद्यार्थी जो है उस तक इस बात को जरूर पहुंचाना है कि भाई यहां से पढ़ लो, 100 में से 100 लाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।